हेलो दोस्तों, मैं अभिषेक राय आपका फिर से स्वागत करता हूं हम अपने यूट्यूब चैनल पर। और मेरा चल रहा है गुप्त वंश। और गुप्त वंश में इससे पहले हम 2 क्लास ले चुके हैं और 2 क्लास में हम उसके बैकग्राउंड के बारे में समझे कि गुप्त वंश का विकास कैसे हुआ। और दूसरी क्लास में हम पढ़े कि जो जितने भी राजाएँ हैं, चाहे श्रीगुप्त हो, है ना, या चंद्रगुप्त फर्स्ट हो, समुद्रगुप्त हो, चंद्रगुप्त द्वितीय हो, है ना, और कुमारगुप्त, फिर स्कंदगुप्त के बारे में हम पढ़ लिए हैं। और उसका लास्ट जो है वो विष्णुगुप्त। ये जो जितने भी महत्वपूर्ण राजा था हम उसके बारे में पढ़ चुके हैं, है ना। तो आप हमको पता है कि आप ध्यान से सुने होंगे या देखे होंगे। अब जो चीज़ें पढ़ेंगे वो है गुप्त प्रशासन, यानी गुप्ता का जो एडमिनिस्ट्रेशन है, यानी गुप्ता जो अपने राज्य को कैसे चलाता था, है ना, किन किन इकाइयों में डिवाइड किया हुआ था। हाँ, एक चीज़ और है कि जब हम किसी के बारे में भी पढ़ेंगे तो जो पहले वाला जो चीज़ें पढ़ाया हुआ उससे हम कंपेयर करेंगे। और एंशिएंट हिस्ट्री में कंपेयर करने का मात्र एक ही मतलब है कि आप मौर्यों के साथ कंपेयर करें। अगर आप मौर्य के साथ कंपेयर करेंगे तो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ें ये है कि जितना मौर्य का एरिया था और कि जितना गुप्ता का एरिया है ना, ये एरिया क्या होता है कि गुप्ता का एरिया मौर्यों के एरिया से छोटा था, है ना। तो अगर आप गुप्ता का प्रशासन की बात करेंगे, अगर आप मौर्य का प्रशासन की बात करेंगे तो प्रशासन कैसे था कि ऊपर देश था, उसके बाद क्या था, उसके बाद राज्य जिसको ये चक्र बोलते थे, या प्रांत, नहीं, फिर प्रांत को किस में, जिला में, इसको ये विषय बोलता था। और उसके बाद है 10 गांवों का समूह, और एक ये है गांव। यानी अगर हम बात करें कि मौर्यों के टाइम में कि ये है इनका प्रशासन, क्योंकि ऊपर कौन होता था, ऊपर होता था राजा, निर्देश, और उसके बाद क्या है, प्रांत। और प्रांत का जो हेड होता था राजा का ही कोई बेटा होता था, यानी राजा का ही कोई रिलेशन होता था। उसके बाद विषय, यानी डीएम आप समझ सकते हैं, इसका हेड कौन होता था, विषयपति। और फिर 10 गांवों का समूह को क्या बोलते थे, गोप, नहीं। और उसके बाद गोप का क्या है, सबसे लास्ट है वो है गांव, और उसका हेड को हम ग्रामिक बोलते थे या मुखिया भी बोल सकते हैं। तो ये है मौर्यों का। तो समझ रहे हैं ना, प्रशासन का तरीका यही होता है। और यदि आपको अगर इतना भी हार्ड लग रहा है तो आप अभी का प्रशासन का तरीका देख लीजिए। नहीं, सबसे आसान ये है। अभी कैसे होता है, अभी होता है कि ऊपर है सेंटर, फिर है स्टेट, नहीं, और स्टेट को किस में डिवाइड किया है, डिस्ट्रिक्ट में, और डिस्ट्रिक्ट को ब्लॉक में, और ब्लॉक को किस में, पंचायत में, और पंचायत को किस में, पंचायत को आप समझ सकते हैं गांव में। और गांव में भी क्या किया है, वार्ड बना दिया है, यानी विलेज, और विलेज को भी क्या किया है, वार्ड बना दिया है, वार्ड। आपके भी गांव में ऐसा होगा कि 2-3 वार्ड होगा एक ही गांव में, किसी में ज़्यादा भी रहता है। ये है तरीका। सेंटर, थोड़ा सा डिटेल में ही बात कर लेते हैं कि ऐसा ना हो। सेंटर केंद्र सरकार, इसके बाद है ये राज्य सरकार, ये है कौन सा है, ये है डिस्ट्रिक्ट यानी जिला, इसका हेड कौन होता है, डीएम, इसको हम डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बोलते हैं, नहीं। और ये होता है ब्लॉक, ब्लॉक का हेड को अभी हम बोल देते हैं बीडीओ, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर। पंचायत के हेड को क्या बोलते हैं, मुखिया, यानी कहीं कहीं पर इसका नाम प्रधान भी है। और फिर गांव, और गांव का हेड को हम बोलते हैं वार्ड, और वार्ड जो जीतता है उसको हम वार्ड मेंबर बोलते हैं या वार्ड सदस्य बोलते हैं। यह है तरीका अभी। यानी यहाँ देखते हैं कि जो शासन करने का तरीका है बहुत डिसेंट्रलाइज है, यानी विकेंद्रीकरण है, यानी ज़्यादा भागों में डिवाइड किया हुआ है। अगर सबसे छोटी इकाई यहाँ पूछेगा तो आप वार्ड बोलेंगे, सबसे बड़ी इकाई पूछेगा तो क्या बोलेंगे, सेंटर बोलेंगे, है ना। उसी टाइप से मौर्यों के टाइम में क्या था कि सबसे ऊपर क्या था, देश, वही सेंटर से ये है केंद्र सरकार। फिर ये प्रांत है जो आप राज्य, जो आप समझ रहे हैं राज्य ही,
फिर ये जिला भी है, ये डिस्ट्रिक्ट भी है ना। और डिस्ट्रिक्ट में से ये क्या किया है, 10 गांवों का समूह कर दिया है, 10 गांवों का समूह, और इसके हेड को ये गोप बोल दिया है ना। यानी यहाँ से जो ब्लॉक वाला जो मामला है, जो अभी हम ब्लॉक का यूज करते हैं, वो क्या यूज करता है, 10 गांव, यानी 10 गांव में डिवाइड कर दिया था। क्लियर। और उसके बाद जो ये पंचायत है, इसको भी उड़ा दिया है, और ये सिर्फ गांव बचा है, वार्ड नहीं है। क्लियर। अगर अभी के हिसाब से देखें तो ये है मौर्यों का, क्योंकि मौर्य का जो एरिया है, यानी मौर्य का जो साम्राज्य है, गुप्ता के साम्राज्य से बड़ा है ना। तो ऑब्वियसली बात है कि मौर्य का जो प्रशासन होगा, गुप्ता के प्रशासन से भी बड़ा होगा, नहीं होना चाहिए ना, लॉजिकली। तो पहले देख लेते हैं कि क्या है, उसके बाद समझते हैं, है ना। ये चीज़ आपको समझ में आ गया। जब भी कोई भी चीज़ पढ़ें तो कंपैरिजन के साथ पढ़िए, नहीं कि गुप्तों में कैसा था, मौर्यों में कैसा है, कुषाण में कैसा था, इस टाइप के बात है। गुप्त प्रशासन, गुप्त प्रशासन में ऊपर तो वही है, देश है, यानी जो पूरा गुप्ता का जो प्रशासन है वही है देश। और उसके बाद क्या है, प्रांत है, प्रांत के बाद क्या है, जिला है, और जिला के बाद क्या है, एक गांव है, या इसी को आप बोल सकते हैं ग्राम सभा। बस इतना ही। अब इससे आप कंपेयर कर लीजिए, ये वाला जो पार्ट है वो नहीं है, गोप वाला जो 10 गांवों का जो समूह है वो नहीं है ना। क्लियर है। यानी प्रशासन का जो तरीका है वो भी क्या हुआ है, चेंज हुआ है। और देश को ये बोलता था, इसको बोलते थे, यानी देश में जो प्रशासन होता है उसको वो ये बोलता था गोपना। प्रांत को ये क्या बोलते थे, प्रांत को ये बोलता था भुक्ति, नहीं जिला को ये विषय ही बोलते थे, जैसे ये बोलते हैं विषय, और गांव को ये ग्राम ही बोलते थे। क्लियर है। यानी देश को ये देश ही, उसके बाद प्रांत को क्या, भुक्ति, और जिला को विषय, और ग्राम को ग्राम सभा। और देश पे जो प्रशासन करता था उसको बोलते थे गोपना, यानी गोपना, यानी राजा को सब, क्योंकि सबसे ऊपर कौन होता था, राजा, तो राजा को क्या बोलते थे, गोपना। और भुक्ति में जो प्रशासन करता था इसको ये बोलते थे उपरिक, है ना। जिला को ये विषय बोलते थे, तो विषय का ये जो था विषयपति है, या कहीं कहीं पर इसका नाम है आयुक्तक, ये है। और ग्राम को, हेड को क्या बोलते थे, ग्रामिक, ये है। एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि गुप्त प्रशासन में जो प्रशासन है वो 4 भाग में है, देश, प्रांत, जिला और ग्राम सभा। देश को, देश में जो प्रशासन करता था उसको बोलते थे गोपना, यानी देश को ये देश ही बोलते थे, पूरा गुप्त साम्राज्य का। और प्रांत को ये बोलते थे भुक्ति, जिला को ये विषयपति, और ग्राम को ग्राम ही बोलते थे, गांव को। और उस पर जो प्रशासन करता था उसका नाम है, राजा को ये बोलते थे गोपना, और इसको क्या बोलते थे, उपरिक, और इसका जो हेड होता है वो विषयपति या आयुक्तक, और इसको ग्रामिक। अब यहाँ पर आपको ये भी समझना है कि हम ये पढ़े थे कि यहाँ पे जो प्रांत में है मौर्यों का, वहाँ पे क्या करता था, राजा का बेटा वगैरह क्या करता था, राज करता था। सेम यहाँ भी है, राजा का परिवार ही राज करता है ना। तो ये चीज़ें हैं। अब आपको समझना ये है कि पूरा जो पावर है ना गुप्ता में, वो किसके पास है। ऑब्वियसली बात है, राजतंत्र है तो किसके पास पावर होगा, यानी संपूर्ण पावर किसके पास होगा, राजा के पास। यानी राजा क्या है, प्रमुख शक्ति है, यानी मुख्य शक्ति है, ये चीज़ है। यानी जो पूरा जो पावर है वो क्या है, राजा के पास है। और राजा का मुख्य कार्य क्या होता था, आपको पता ही है कि या तो अपना देश को बचाना है, या क्या करना है, या दूसरे का देश को क्या करना है, हड़पना है। नहीं,
यानी अपना साम्राज्य को स्थापना, और इसके लिए उसको क्या करना पड़ता था, युद्ध। क्योंकि अगर आपको दूसरे पर भी हमला करना है तब भी युद्ध करना होगा, और यदि आप दूसरा आदमी आप पर हमला कर दिया तब भी युद्ध करना होगा, है ना। तो युद्ध आप ये कोशिश भी करता था कि मान लो कि ये जो गुप्ता है, गुप्ता का समय है या गुप्ता का साम्राज्य है, इसमें कोई जो इंटरनल डिस्टर्बेंस ना हो, यानी सब आदमी शांति से रहे, और जो शांति से नहीं हो उसको शांति कराया जाता था। नहीं, यही प्रशासन के द्वारा, जैसे अभी नहीं होता है कि यदि आप कुछ गलत करेंगे, गड़बड़ सड़बड़ करेंगे तो पुलिस पकड़ के ले जाएगी, है ना। तो उसी टाइप से कोशिश ये किया जाता था कि युद्ध और शांति बना के रखे। राजा का मेन कर्तव्य यही होता था। कर्तव्य ये समझें कि काम नहीं, और इसमें से ये क्लियर करता था कि युद्ध और शांति किस टाइप से बना के रखा जाए, है ना। यानी इसको डिफाइन करता था, डिफाइन ना, रूल रेगुलेशन टाइप का चीज़ है। क्योंकि युद्ध में सबसे आगे कौन होता था, राजा ही होता है, और राजा को ही पता है कि युद्ध कैसे लड़ा जाएगा, कैसे जीता जाएगा, नहीं होता रणनीति बनाना, तो ये यही करता था, राजा ही करता था ये चीज़ें। हालांकि ऐसा नहीं कि गुप्तों के टाइम में ये जितना भी राजा है वो सब काम वो यही करता था कि कैसे किया जाए। गुप्ता भी क्या चाहता है कि हम अपना साम्राज्य को बढ़ाएं, साम्राज्य विस्तार, और साम्राज्य विस्तार के लिए एक तरीका होता है। यहाँ पर एक तरीका ढूंढ लिया था, उसको बोलते थे अश्वमेध यज्ञ। जिससे बहुत बार क्या होता है ना कि ऐसा ना हो कि आप क्या किए कि मान लीजिए ये गुप्ता है और कोई ये साम्राज्य है, आप इस पर हमला कर दिए, ये इस लायक भी नहीं है कि आप इस पर हमला कर सके, है ना, कमज़ोर है। तब ये क्या है, आप क्यों आप हमको पहले बताते, हम आपके यहाँ ही चले आते, हमला करने की क्या ज़रूरत है ना। यानी उसी टाइप से कि जो छोटा छोटा जो राजा है, अगर उसको जितना है और उसको गुप्त साम्राज्य में मिलाना है तो एक तरीका होता था, उसको हम बोलते थे अश्वमेध यज्ञ। आप यज्ञ का नाम सुने है ना। ये क्या तरीका है, आप सुने होंगे कि राम भी किए थे अश्वमेध यज्ञ रामायण में। तो ये क्या होता था कि राम जब किए, वही बात समझना है कि जब यज्ञ में क्या, अश्व का मतलब क्या होता है, घोड़ा। अश्व का मतलब क्या होता है, घोड़ा। ये घोड़ा क्या होता था कि घोड़ा जहाँ से यज्ञ हुआ, मान लीजिए अयोध्या से, अब ये घोड़ा निकल गया, अब घोड़ा के साथ कुछ लोग होते थे। अब एक कंडीशन है उसमें कि अगर घोड़ा कहीं से घूम कर क्या किया, अयोध्या आ गया, जितना भी एरिया में घूमा, है ना, और उस घोड़े को कोई रोक ठोक नहीं किया, कोई नहीं रोका, तो ये मान लीजिए कि इतना एरिया में ये घूम गया, तो ये जो पूरा जो ज़मीन है वो किन का हो जाएगा, राम का हो जाएगा। आप समझ रहे हैं, इसका यही मतलब था। यानी पूरा जो भूमि है, यानी अब ये बोल सकते हैं कि जो साम्राज्य है वह इतना तक हो जाएगा। क्लियर है। फिर अगले साल अश्वमेध यज्ञ किया, फिर यहाँ से घुमा दिया, और यदि कोई नहीं रोका तो क्या होगा, फिर यहाँ तक इनका ज़मीन हो जाएगा। आप समझ रहे हैं बात, इनका साम्राज्य हो जाएगा। ये होता है अश्वमेध यज्ञ। अब उसमें एक खेला क्या है, बड़ा अच्छा दिखाया है कि लव कुश रोक लेता है, लव कुश। यानी यहाँ रोकने का मतलब ये होता है कि आप चैलेंज करते हैं कि हम आपका जो साम्राज्य में है हम नहीं मिलेंगे, है ना। यानी आप किसको चैलेंज कर रहे हैं, राम को। किसने चैलेंज किया था, लव कुश ने। वो अलग बात है कि बाद में पता चला कि अच्छा ये दोनों एक ही परिवार के लोग हैं, है ना।
तो यहाँ पे समझना है कि लव कुछ चैलेंज किया, यानी चैलेंज करने का मतलब है कि अब जो है राम क्या करेंगे कि इससे झगड़ा करेंगे, युद्ध करेंगे। और अगर ये युद्ध में हार जाते हैं, अगर राम हार जाते हैं, जो दिखाया भी है कि लव कुश ने काफ़ी है ना अच्छे तरीके से झगड़ा किया है, सबको परास्त भी कर लिए दिया था। तो आदि क्या होता है, हालांकि फाइनल युद्ध नहीं दिखाता है, क्या करता है कि जब ये मान लीजिए कि ये हार जाते हैं, राम हार जाते हैं, तो फिर क्या होगा कि उनका जो घोड़ा है वहीं से क्या होगा, रिटर्न हो जाएगा। ये है कंसेप्ट। यहाँ पे गुप्तों ने यही काम किया कि जो छोटा मोटा जो राज्य को जितना है वो घोड़ा ही घुमा दिया कि अगर किसी में हिम्मत है तो रोक लो, और जो रोकेगा उससे हम युद्ध करेंगे, है ना। तो ये कौन करता था, वो राजा ही करता था। तो ये भी तरह टेक्निक जो है वो अपनाया, किसने, गुप्तों ने। ये चीज़ है। यानी राजा भी क्या करता था, अधिकारियों की नियुक्ति करता था। अधिकारी की नियुक्ति, ध्यान रखिएगा, अधिकारी का नियुक्ति यहाँ प्रांत लेवल पर भी होता था और यहाँ देश लेवल पर भी होता था। तो देश लेवल पर जो होता था वो राजा करता था, और जो प्रांत लेवल पर करता था वो कौन करता था, ऊपरी करता था, राजा का बेटा। सिक्योरिटी के इशू से भी कि क्योंकि राजा सिक्योर रहे, है ना, उस हिसाब से ये चीज़ें। यानी यहाँ पर बोल सकते हैं केंद्र लेवल, और इसको हम बोलते हैं राज्य लेवल। जो केंद्र लेवल पर जो अधिकारी नियुक्त होता था उसको ये बोलता था अमात्य। ध्यान रखिएगा, मौर्य में भी यही स्थिति है, मौर्य को भी आपको चेक करते रहना है ना। धम्म महामात की हम बात किए थे, अमात्य बोलते थे। यानी केंद्र लेवल पर जो सिक्योरिटी है या केंद्र लेवल का जो अधिकारी है उसको हम बोलते हैं अमात्य, और जो राज्य लेवल पर जो अधिकारी है उसको बोलते थे कुमारामात्य, है ना। ये चीज़ें, केंद्र लेवल पर जो अधिकारी है उसको अमात्य बोलते हैं, जो राज्य लेवल पर जो अधिकारी था उसको हम क्या बोलते थे, कुमारामात्य। कुमारामात्य का मतलब है कि कुमार द्वारा अधिकारी नियुक्त किया गया, क्योंकि उसी का राजा का परिवार भी होता था, जिसको मौर्यों के टाइम में हम क्या बोलते थे, आर्यपुत्र या कुमार ही बोला जाता था। अब ये जो अधिकारी है इसको क्या मिलता था, ऑब्वियसली बात है कि सैलरी मिलेगा, और सैलरी में इसको कभी कभी कैश तो मिलता ही था, कभी कभी इसको जमीन भी मिल जाता था, भूमि, है ना। मान लीजिए कि यह है गुप्ता, और यहाँ पे वाला क्या किया, ज़मीन दे दिया, है ना। यानी यहाँ से ज़मीन का जो अब जो पूरा वो जो रख रखाव करेगा, जो उपजाऊ करेगा, यानी इस पर खेती करेगा, कौन करेगा, ये अधिकारी करेंगे नहीं। अब ये अधिकारी लोग हैं तो खेती करेंगे नहीं, तो जो यहाँ पर जो रहने वाले लोग हैं वो करते थे। अब इसका फ़ायदा ये होता है कि ये जो लोग के पास इतना ज़मीन हो गया कि इस एरिया को समझिए कि ये राजा ही बन गया, कि इस एरिया में जो कहता था वही होता था, है ना। यानी इस समझ सकते हैं, इसी को हम बोलते हैं सामंती व्यवस्था। सामंती व्यवस्था का यहाँ मतलब है कि राजा के अंदर राजा, राजा के अंदर राजा, और समझ रहे कि ये बहुत पावरफुल हो गया। तो फिर इस एरिया का जो पूरा जो सिस्टम है, चाहे प्रशासनिक हो, राजनीतिक हो, पूरा जो है वो किसके हाथ में आ गया, सामंतों के हाथ में आ गया, है ना। तो अगर मान लीजिए कि इस एरिया का कंट्रोल हो गया, फिर इस एरिया में, फिर इस एरिया, फिर इस एरिया, क्योंकि अलग अलग जगह पर क्या होता है कि सामंत होते थे। तो राजा ये बड़ा होशियारी किया, इसमें इसका यूज कर लिया कि बोला कि हम इस एरिया में प्रशासन का काम नहीं करेंगे, इस एरिया का जो प्रशासन ये सामंत ही करेगा, हम क्यों खर्च करें, हम क्यों अपना अधिकारी नियुक्त करें, कौन करेगा, ये सामंत लोग ही करेंगे इस एरिया का प्रशासन, यानी इस एरिया को कंट्रोल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये तो हो गया प्रशासन। अब हम बात करेंगे वो है सैन्य व्यवस्था।
आपको पता है कि मौर्यों के टाइम में क्या होता था, 30 लोगों की एक समिति थी, है ना, और एक समिति में कितने लोग रहते थे, 5 लोग रहते थे, यानी 6 समितियां मिलके करती थी। ध्यान होना चाहिए आपको, अगर नहीं है तो आप ध्यान से ऐसे सुनते जाइए, रिवाइज होता चला जाएगा। तो 30 लोगों की समिति करती थी, लेकिन यहाँ नहीं, यहाँ राजा स्वयं करता है, स्वयं उसका देख रेख करता है। क्लियर है? तो यहाँ पे पढ़ना आसान हो गया ये चीज़ें। अब उसके बाद हम आते हैं न्याय व्यवस्था। यानी इसको हम बोलते हैं जुडिशरी, जज। यानी यहाँ माना जाता है कि जुडिशरी जो है वो पहली बार 2 भागों में डिवाइड किया गया है। 2 भागों का मतलब क्या है कि पहली बार स्पष्ट किया गया है न्याय व्यवस्था को। कैसे? क्योंकि यहाँ से पहली बार हम देखने के मिलता है कि न्याय अब 2 हिसाब से दे सकते हैं, एक सिविल और दूसरा है क्रिमिनल। यानी इसको हम बोलते हैं दीवानी और इसको हम बोलते हैं फौजदारी। नहीं, यानी इसका क्या मतलब है कि यदि आपको जो है मान लीजिए कि शादी से रिलेटेड जैसे तलाक चाहिए, तलाक है, शादी है, ज़मीन का कोई विवाद है ना, तो इस टाइप कामों के लिए कौन सा सिविल अदालत होता है, अभी भी है ना। और यदि इसके अलावा यानी कि मारपीट वाला जो है ना, मर्डर हो गया, कोई रेप वगैरह कर दिया, तो उसको उस मामले में हम लोग बोलते हैं क्रिमिनल, यानी मारपीट, है ना, ये सी चीज़ है। यानी आप समझ सकते हैं वायलेंस। तो अगर पहली बार स्पष्ट व्यवस्था किया गया तो वो कब किया गया? गुप्तों के टाइम में ही किया गया। क्लियर है? ये चीज़ें हैं। हाँ, अगर आपसे पूछे कि सबसे जो जुडिशरी का सबसे मेन पावर किसके पास था, तो राजा के पास ही था, है ना, जो पूरा पावर है राजा के पास। अगला है शहरी का प्रशासन, शहरी प्रशासन यानी सिटी, है ना। यानी सिटी का एडमिनिस्ट्रेशन कैसे होता है? जैसे अभी आप समझते हैं कि गांव के लिए एक होता है पंचायती राज और शहर के लिए म्युनिसिपल, है ना, जिसको हम नगर पालिका कहते हैं। और नगर पालिका का जो मेयर होता है वो कंट्रोल करता है, वो सारा सिस्टम देखता है। हाँ, उसके बाद अधिकारी भी होते हैं, ऐसा नहीं होता है, लेकिन जो ग्राउंड लेवल पर जो लोग काम करते हैं वो कौन करते हैं? वो यही लोग करते हैं, नगर पालिका वाले लोग करते हैं, है ना। चाहे रोड की सफाई करना है, कहीं पे सीवेज का कोई प्रॉब्लम है, तो ये लोग वही करवाता है। आपको फिर से कंपेयर कर लेना है कि जो मौर्यों के टाइम में जो प्रशासन था कौन करता था? समिति करती थी, वही 30 लोगों की समिति। सेना वाला अलग है, हाँ, ही सिटी वाला जो है प्रशासन वो अलग है। हालांकि दोनों 30-30 लोगों का ही करती थी और एक समिति में 5 लोग होते थे, तो 6 समितियां मिलके भी क्या करता था? मौर्यों के यहाँ सिटी का प्रशासन करता था या शहर का प्रशासन। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ये चीज़ें हैं कि ये ऐसा किया है कि मान लीजिए कि अलग अलग श्रेणी है, ध्यान रखना है कि श्रेणी, यानी इसको हम बोलते हैं संघ। संघ समझते हैं ना, जिसको हम यूनियन बोल सकते हैं ना, मजदूर संघ, कृषि वाला संघ, है ना। मजदूर संघ का क्या मतलब है? बेचारा मजदूरी कर रहा है कोई व्यक्ति और उसको पैसा नहीं मिला, या अगर सरकार क्या किया कि पैसा कम कर दिया, है ना, जो मिनिमम वेजेज है, तो क्या करेगा? जो मजदूर संघ वाले लोग हैं वो हल्ला करेंगे। उसी टाइप से जो अलग अलग संघ है, जैसे आप मान सकते हैं कि कृषि वाला है, व्यापार वाला संघ है, जो लोग सिर्फ ट्रेड करते हैं, है ना, मजदूर यूनियन है। तो इस टाइप का जो संघ है, यानी इस टाइप के जो श्रेणियां हैं, ध्यान रखिएगा श्रेणियों को संघ बोला जाता था। ये भी कभी कभी सवाल आता है ना। तो अलग अलग का जो प्रशासन है, यानी इसका कंट्रोल है। तो यहाँ पे अभी क्या स्थिति है? अभी देखेंगे कि जो कृषि वाला जो संघ है, मान लीजिए एग्रीकल्चर है, अभी क्या हुआ कि सरकार ने 3 बिल लाया और ये लोग क्या किया, जो यही संघ वाले जो लोग हैं एग्रीकल्चर वाले, ये हल्ला उठाए,
आवाज़ उठाई कि नहीं, कि इसमें क्या होगा कि जो किसानों की जो स्थिति है पहले से स्थिति और बुरी हो जाएगी, है ना। उसमें क्या था मुद्दा, उसमें हम नहीं जाएंगे। तो ये सिर्फ ये आवाज़ उठाते हैं, अगर किसान को कोई दिक्कत आती है, सरकार को से कोई दिक्कत है, तो यही लोग आवाज़ उठाता है। अभी ये स्थिति ऐसा नहीं है कि अगर मान लीजिए कि किसान लोग ने कोई दिक्कत कर दिया, है ना, आपस में ही, तो क्या यही मजदूर संघ वाले लोग, सॉरी कृषि संघ वाले लोग, जो किसान ने गलती किया है उसको क्या करेंगे, दंड देंगे? नहीं, ऐसा नहीं है ना। लेकिन यहाँ पे वो चीज़ें था कि कृषि वाला जितने भी लोग हैं, किसान से रिलेटेड जितना भी प्रॉब्लम आएगी, यानी जो भी समस्या है वो यही देखेगा। जैसे अभी हमारे देश में कौन सा है, सेना में, अगर सेना में कुछ होता है तो एक सेना का मार्शल ही है, एक सेना का कोर्ट ही है, जिसको हम बोलते हैं ना कि फास्ट में डिसीजन लेता है, उसको बोलते हैं कोर्ट मार्शल। आप सुने होंगे कोर्ट मार्शल। यानी कि ये अपना जो काम है ये जो है वो खुद करता है, नहीं इसके लिए सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट जाने की जरूरत नहीं है ना, इसका खुद का कोर्ट है, ये चीज़ें हैं। तो यहाँ पे आप इसी हिसाब से सोच सकते हैं कि ये लोग क्या किया था कि आपस में ही दे दिया था पावर, कि कृषि वाला अलग पावर है, व्यापार वाले के अलग है, ये लोग आपस में ही देख ले, है ना, राजा को इससे ज़रूरत नहीं है। क्लियर है। तो यहाँ से इसका भी प्रशासन ये लोग कंट्रोल कर लेता था, सिटी का, है ना। और इसी को क्या होता था, दंड भी दे देता था जो गलती किया, जैसे अभी सेना में होता है। तो ये जो पूरा है वो पूरा है, ये पूरा हम पढ़ लिए, वो है गुप्त का प्रशासन, जिसमें हम ये पढ़े कि जिसको 4 भागों में बांटा गया था। कहाँ पे, एक देश, प्रांत और क्या जिला और क्या गांव। और देश का जो हेड होता था उसको क्या बोलते थे, गोपना, और स्टेट का उसको उपरिक, और जो जिला होता है जिसको विषय भी बोला जाता था, है ना, उसको कौन, विषयपति या आयुक्त, और ग्राम को क्या बोलते थे, ग्रामिक बोला जाता था, है ना। राजा का काम क्या था कि युद्ध और शांति बनाए रखना, है ना, या दूसरे का जो साम्राज्य है उसको हड़पना, या ये बोल सकते हैं कि अपना साम्राज्य का विस्तार करना। इसके लिए क्या करता था, वो अश्वमेध यज्ञ भी करता था। क्लियर है। और ये बात हम, और राजा भी कुछ क्या करता था, अधिकारियों को नियुक्ति करता था, है ना। वो अधिकारियों की नियुक्ति 2 लेवल पर होती थी, एक केंद्र लेवल पर और दूसरा राज्य लेवल पर। राज्य का मतलब वहाँ पे क्या था, भुक्ति नहीं, तो जो केंद्र लेवल पर होता था उसको ये बोलते थे अमात्य, और जो राज्य लेवल पर होता था उसको बोलते थे कुमारामात्य नहीं। और जो अधिकारियों की जो सैलरी है वो पैसे में भी दिया जाता था, और क्या दिया जाता था, भूमि भी दिया जाता था, है ना। और पहली बार भूमि कब से शुरुआत हुई देने के लिए दान और सैलरी में, तो सातवाहनों के टाइम से, है ना। और जब भूमि उसके पास ज़्यादा हो गई तो क्या होगा कि उस एरिया को क्या हुआ, कंट्रोल वही करने लगा, यानी वहीं से निकल के आया सामंतवादी व्यवस्था। सामंतवादी व्यवस्था का बेसिकली मतलब क्या होता है कि राजा के अंदर राजा, यानी उस एरिया का, छोटे से एरिया का राजा उसको मान लिया जाता है। क्लियर है। और उसके बाद हम आए क्या, सैन्य व्यवस्था पे। और सैन्य व्यवस्था पर हम देखें कि सैन्य व्यवस्था का जो कंट्रोल है पूरा राजा के पास ही है। क्लियर। और उसके बाद हम पढ़े कौन, जुडिशरी। और जुडिशरी में क्या है कि पहली बार स्पष्ट रूप से क्या हुआ, डिवीज़न दिखता है, जिसमें क्रिमिनल और सिविल के मामले में, है ना। तो सिविल का मामला क्या होता है कि जैसे शादी का कोई इशू है, तलाक कराना है, शादी कराना है ना। ज़मीन का कोई बात है कि इसके मरने के बाद, यानी पिताजी को मरने के बाद उसका उत्तराधिकारी कौन होगा, है ना, यानी ज़मीन पर अधिकार किसका होगा, प्रॉपर्टी पर किसका अधिकार होगा। तो ये सब जो मामला है वो किस पर चला गया, वो सिविल में चला गया। और जो मारपीट से रिलेटेड जितने भी बात है वो क्या हो गया, क्रिमिनल में हो गया। और ये सब जो मेन जो किस पर कंट्रोल, जो जुडिशरी पर जो फैसला किसका चलता था, तो ऑब्वियसली बात है राजा का चलता था। और ये बात हम आपसे पहले भी बोले हैं कि राजा का उस समय इच्छा चलता था। अगर राजा का मूड ठीक है उस दिन,
वो खुश है राजा, तो क्या होता था कि यदि आप किसी को कोई मर्डर भी कर दिया है तो क्या करता था, माफ़ कर देता था। लेकिन अगर राजा का मूड खराब है, अगर एक पेन का भी चोरी हो गया है ना, तो क्या करता था, वो मृत्यु दंड दे देता था, है ना। तो ये सब जो चीज़ें हैं, तो ये सब चीज़ें हम पढ़ चुके हैं। और आगे हम पढ़े क्या, नगर का प्रशासन। और नगर का प्रशासन क्या है कि अलग अलग संघ के लोगों के हाथ में कंट्रोल में दे दिया था, जैसे अभी सेना के पास है। क्लियर है। तो ये इतना बात हम जो है वो गुप्त प्रशासन में पढ़ चुके हैं। अभी हम एक छोटा सा टॉपिक है, वो है गुप्तों की अर्थव्यवस्था, यानी गुप्त के यहाँ जो इनकम का जो स्रोत है वो क्या है। क्लियर है। गुप्त का इकोनॉमिक्स नहीं, तो इनकम का जो साधन है महत्वपूर्ण है वो क्या है, वो कृषि ही है ना। यानी मुख्य पेशा क्या बोलेगा, या बोल सकते हैं कृषि आधारित अर्थव्यवस्था। भारत अभी भी बोलते हैं कि भारत एक क्या है, कृषि प्रधान देश है। बिहार भी एक कृषि प्रधान देश है। कृषि प्रधान देश का मतलब ये होता है कि बिहार में ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, कृषि करते हैं। नहीं, आप समझ रहे हैं कि गुप्त के टाइम में भी क्या है, कृषि प्रधान देश है, और अभी भी क्या है, कृषि प्रधान देश है। यानी ऐसा माना जाता है कि जब भारत आज़ाद हुआ तो लगभग 75% से ज़्यादा लोग क्या है, ज़्यादा लोग कृषि पर क्या होते थे, आश्रित होते थे, यानी कृषि कार्य करते थे। अभी कितना है, लगभग 50% से ज़्यादा लोग अभी भी है ना, यानी 52-53% है। तो वो चीज़ें हैं। खैर, ये जो कृषि आधारित जो अर्थव्यवस्था है, अब इसी में क्या होता है कि राजा को टैक्स मिलता था, है ना। और टैक्स मिलता था कैसे, टैक्स मिलता था 1/6 से लेकर 1/4। इस हिसाब से क्या मिलता था, टैक्स मिलता था, है ना। और इसके लिए ये जो डिवीजन है कि किस पर लगेगा 1/6 और किस पर लगेगा 1/4, है ना। तो राजा क्या करता था, प्रॉपर ज़मीन को डिवाइड कर दिया था, है ना। कुछ ज़मीन ऐसा था कि जहाँ पे क्या होता है, कुछ ज़मीन पर क्या है कि एक 1/4 लगेगा, कुछ ज़मीन पर 1/6 लगेगा, तो है ना। तो वो जो भूमि का जो डिवीज़न है वो क्या कर दिया था, वो कैसे कैसे था हम उस पर समझ लेते हैं। वो होता है भूमि के प्रकार। भूमि के प्रकार, है ना। एक बोलते हैं क्षेत्र, खेती करने योग्य भूमि, यानी इसका मतलब होता है कि प्रत्येक साल खेती हो सकता है इस भूमि पे। एक तो ये है, ऑब्वियसली बात है, यहाँ पे आपको टैक्स ज़्यादा देना होगा, है ना, क्योंकि उपज बेहतर होगा। एक होता है वास्तु, उस होता है रहने योग्य भूमि। अभी भी आप सोचते हैं ना कि अगर बड़ा बड़ा बिल्डिंग बनता है तो उसका नाम देता है वास्तु विहार, है ना, यानी रहने के लिए रेसिडेंशियल एरिया, ये चीज़ है। तीसरा है वो खिल, कृषि योग्य क्या है, नहीं है ना। और एक जो भूमि होता है इसको बोलते हैं यह प्रहत भूमि। या प्रहत का मतलब होता है यह है जंगली भूमि, यानी पूरा जंगल ही जंगल है ना। यह है भूमि का प्रकार। पहले को ये क्षेत्र बोला जिसमें आप प्रत्येक साल कर सकते हैं कृषि। दूसरे को वास्तु, वे रहने योग्य खेती, आप घर बना सकते हैं, यानी इसका ये मतलब होता है कि घर बनाने के लिए भी आपको टैक्स देना होगा। खिल भूमि माने कृषि योग्य नहीं हो सकता है ना। अपहृत का मतलब है जंगली भूमि, है ना। तो इस हिसाब से क्या होता है, डिवाइड किया था। और इस सब पर कितना है टैक्स है, 1/6 से लेकर कितना 1/4 तक, यानी मिनिमम कितना है 1/6, मैक्सिमम कितना है 1/4। क्लियर है। अब यहाँ पे हमें समझना ये है कि अगर कृषि होता है और अगर कृषि सरप्लस में होता है तो व्यापार भी होगा, है ना। तो जैसा कि हम बात किए थे कि अलग अलग संघ था,
यानी व्यापार का भी संघ था। कौन सा? जिसको हम क्या बोलते थे? श्रेणी, है ना। और आपको ये भी पता है, क्या पता है कि गुप्तों के टाइम में क्या था? 2 बंदरगाह था। कौन कौन? एक भरूच और एक दूसरा क्या था? ताम्रलिप्त। ताम्रलिप्त होता था, है ना। ताम्रलिप्त कहाँ है? ये बंगाल में है। नहीं, आई भरूच कहाँ था? गुजरात में, जो शकों के हरा के कंट्रोल किया था। यहीं से व्यापार होता था। और व्यापार कहाँ? विदेशों से भी होता था, आंतरिक भी होता था, बाह्य भी। और बाह्य किससे होता था? रोमन साम्राज्य से। रोमन साम्राज्य का मतलब आप समझ सकते हैं यूरोप से ना। यूरोप के जो बीच वाला भाग है उसी को बोला जाता था रोमन साम्राज्य। क्लियर है? तो ये चीज़ें भी है। और जब रोमन साम्राज्य जब ख़त्म हो गया, गुप्तों के टाइम में हुआ था, तो ऐसा माना जाता है कि ये जितने भी जो यहाँ का जो व्यवस्था है, अर्थव्यवस्था है, वो चरमरा गया था, यानी टूट गया था पूरी तरह से। और ऐसा माना जाता है कि बहुत सा तो व्यापारी यहाँ से रोमन साम्राज्य जाते थे, वो वापस गुप्तों के यहाँ आए ही नहीं लौट के, है ना। और स्थिति इतना बुरी हो गई थी कि जो हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कि नगर का, वो नगर गांव में कन्वर्ट होने लगा है लास्ट आते आते, है ना। तो ये भी कभी कभी सवाल पूछ सकता है, तो आपको ध्यान रखना है इस चीज़ का। क्लियर है? तो अभी तो फिलहाल हम पढ़ रहे हैं कि स्थिति काफ़ी बेहतर है, लेकिन गुप्त लास्ट होते होते क्या होता है, जो स्थिति है, शहर भी गांव में कन्वर्ट होने लगा था। पहली बार ऐसा देखा गया। किसके ख़त्म होने से? रोमन साम्राज्य को ख़त्म होने से। क्लियर? तो ये चीज़ें है। और इसमें एक ये आता है कि जो व्यापारिक केंद्र है, व्यापारिक केंद्र का मतलब क्या है कि व्यापार यहीं से कंट्रोल होता था, वो था उज्जैन में। उज्जैन कहाँ है? एमपी है। और उज्जैन क्या था? अवंती की राजधानी थी। ये भी बात आपको पता है नहीं? महाजनपद काल में। तो इसलिए बात है, व्यापार के लिए किसका प्रयोग करता होगा? रुपया का ही। नहीं तो आपको पता है कि चंद्रगुप्त द्वितीय ने शकों को मारकर क्या चांदी का सिक्का चलाया था, है ना। तो वही, यानी व्यापार के लिए किसका यूज किया है? एक तो चांदी का, और हम आपको पहले भी बताया कि सोने का भी सिक्का का प्रयोग होता था, ताकि व्यापार क्या होगा? बढ़े। तो जो चांदी का जो सिक्का था उसको ये बोलता था रुपयक। और जो सोना का सिक्का होता था उसको ये बोलता था दिनार। तो ये खूब सवाल पूछता है कि चांदी को क्या बोलता था? रुपयक। और इसको क्या बोलता था? दिनार बोलते थे, है ना। तो इस हिसाब से क्या होता था? वस्तु विनिमय प्रणाली नहीं था, यानी रुपयों, आप रुपये दिए, आप बदले में क्या हुआ? सामान लिया, है ना। तो ये पूरा है प्रशासन और अर्थव्यवस्था गुप्तों का। आगे हम पढ़ेंगे गुप्त का धार्मिक जीवन और सामाजिक जीवन, और उसके बाद हम पढ़ेंगे साहित्यिक विकास। फिर यहाँ इस पर पढ़ेंगे गुप्तों का में जो वैज्ञानिक प्रौद्योगिकी यानी साइंस एंड टेक्नोलॉजी का जो विकास हुआ है, हम उसके बारे में पढ़ेंगे। फिर हमें पढ़ना होगा गुप्तों का कला। तो अभी 1-2 दिन और चलेगा, तो आप आराम से पढ़ते रहिए, एक भी चीज़ें नहीं छूटेगा, है ना। तो आज भर इतना ही है। थैंक यू।